नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक रह गया था लाइसोसोम के बारे में। देखो, कल हमने टॉपिक को करने से पहले बात की थी कि लाइसोसोम जो होते हैं हमने बात की थी कि लाइसोसोम जो होते हैं उन्हें सबसे पहले बात की थी सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम के अंदर हमने बात की थी कि क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम की डिस्कवरी जो है वो किसके द्वारा की गई, डी के द्वारा की गई, ड्यूवे नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई। लाइसोसोम को हमने बात की थी कि लाइसोसोम जो है वो सर्कुलर शेप में ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी कि एक कोशिका के अंदर यदि हम बात करते हैं लाइसोसोम की, तो एक कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक कोशिका में जो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम बात करेंगे कि देखो, ये डायग्राम आज आपके सामने है, जिसके अंदर देखो हमने बात की थी लाइसोसोम के टाइप्स की, लाइसोसोम के प्रकार की। तो देखो, लाइसोसोम हमने बात की थी कि लाइसोसोम जो है वो एक पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गेनेल्स है, यानी कि लाइसोसोम जो है उनके अंदर बहुरूपता पाई जाती है। लाइसोसोम के एक से अधिक रूप पाए जाते हैं, जिसमें हमने बात की थी प्राइमरी लाइसोसोम की, फिर हमने बात की सेकेंडरी लाइसोसोम की। देखो, हमने बात की थी कि प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो है वो होता कैसे। देखो, सबसे पहले देखो, ये कोशिका की जो आपको दिखाई दे रही है, ये है कोशिका की सेल मेम्ब्रेन। कोई कोशिका है जिसके अंदर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये है सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट। ये सेल मेम्ब्रेन कई जगह पर देखो इमेजिनेटेड है। ये कोशिका जो है कुछ जगह पर क्या है, इमेजिनेटेड है। यहाँ पे भी इमेजिनेटेड है और यहाँ पर भी कुछ इमेजिनेटेड स्ट्रक्चर के रूप में है। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्राथमिक लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता कैसे। देखो, ये किसी भी कोशिका का न्यूक्लियस वाला रीजन है, यानी एक कोशिका जो हम बनाते हैं इस तरीके की, इस कोशिका के अंदर ये जो है न्यूक्लियस वाला रीजन। न्यूक्लियस वाले रीजन के पास में यहाँ पे क्या पाई जा रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट पास में पाई जाती है गोल्जी काय। यहाँ पे जो है वो गोल्जी काय पाई जाती है। गोल्जी काय के अंदर मैंने आपको बताया था दो फेज होती है। एक होती है यहाँ पे ये वाली जो फेज है, ये है सिस फेज और ये है ट्रांस फेज। देखो, होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाने वाले राइबोसोम जो है वो इन एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से ये जो एंजाइम्स हैं ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर के रूप में जब यहाँ से निकलते हैं, तो ये एंजाइम्स जो हैं गोल्जी काय की सिस फेज के द्वारा एंटर करते हैं और इन सिस्टर्नी में से होकर, ये 1, 2 और 3, ये 3 सिस्टर्नियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन तीनों सिस्टर्नियों में से होकर यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम के रूप में निकलते हैं। और इनके ऊपर देखो आप, जो ये गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या भरे रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि यह प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन, यहाँ तक हमने बात की कि प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। अब होता क्या है, जब किसी भी कोशिका के अंदर एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। एंडोसाइटोसिस होता क्या है, एंडोसाइटोसिस वह प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई पदार्थ जो है वो कोशिका के अंदर एंटर करता है। यानी देखो, कोई भी जो है, मान लो ये एक बैक्टीरियम दे रखा है,
यहाँ पे कोई भी फूड मटेरियल है या कोई भी चीज है वो कोशिका के अंदर जब एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा एंटर करती है तो उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। यानी बैक्टीरिया जो है वो जब किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है तो ये यहाँ पे उसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं फैगोसोम। और ये फैगोसोम जो है इसके साथ जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये तीनों ही क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम जाकर इस फैगोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। तो संरचना कुछ इस तरीके की बनती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। यानी फ्यूजन ऑफ फैगोसोम एंड प्राइमरी लाइसोसोम। यानी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये प्राइमरी लाइसोसोम वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये है फैगोसोम वाला पार्ट। अब क्या होता है, जो प्राइमरी लाइसोसोम और जो फैगोसोम है ये दोनों आपस में जब अटैच होते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर का जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ये आगे जाकर इस सेकेंडरी लाइसोसोम जो बनता है इस सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो भी कोई फूड मटेरियल है या जो भी बैक्टीरियम है इसके अंदर की तरफ है। अब लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इसके अंदर इसका क्या कर देते हैं, भक्षण कर देते हैं। बाकी बचे हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। तो देखो अब जो बाकी एक्सक्रिएट मटेरियल है या जो रेजिडुअल बॉडी, ये जो रेजिडुअल बॉडीज आपको दिखाई दे रही है ये एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा कोशिका से बाहर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेकेंडरी लाइसोसोम ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। अब यहाँ पे इस कंडीशन को दिखा रखा है, क्या हुआ, यहाँ तक की कंडीशन आप समझ गए कि ये रेजिडुअल बॉडीज है, अवशिष्ट काय है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट काय। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये बॉडी बचती है यानी डाइजेशन के पदार्थ, डाइजेशन के पश्चात जो बॉडी बचती है किसकी, जो एंटर कर किए गए पदार्थ हैं उनको तो हमने कह दिया रेजिडुअल बॉडीज। अब ये रेजिडुअल बॉडीज इस प्राथमिक लाइसोसोम के साथ फिर से अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। अब ये ऑटोफेजिक वैक्यूल्स जो है आगे जाके लिपोफ्यूजिन ग्रेन्यूल्स के रूप में चेंज हो जाते हैं और यहाँ से ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या स्मूथ, जो आपकी स्मूथ रेटिकुलम दिखाई दे रही है, स्मूथ रेटिकुलम के पास में क्या पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। ये इसके अंदर क्या की प्रोसेस होती है। तो देखो हमने कल बात की थी कि लाइसोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला जो लाइसोसोम होता है वो छोटे काय के रूप में होता है और सर्वप्रथम बनने वाले जो लाइसोसोम होते हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम कहलाते हैं। और इन लाइसोसोम में क्या भरे रहते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम भरे रहते हैं। जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं वो गोल्जी काय की ट्रांस, यानी सबसे पहले जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं उनका फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाई जाने वाले राइबोसोम्स के द्वारा होता है। यहाँ से ये एंजाइम जो होते हैं गोल्जी बॉडीज में प्रवेश करते हैं, यहाँ से ये गोल्जी बॉडीज के अंदर प्रवेश करते हैं और गोल्जी काय की सिस्टर्नी से होते हुए, सिस्टर्नी यानी इन पार्ट से होते हुए गोल्जी काय की ट्रांस सतह द्वारा एक कलाबद्ध आशयों के रूप में मुकुलन से निर्मित होते हैं। यानी इन एंजाइम्स के चारों ओर क्या फॉर्मेशन हो जाता है, एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एक विशेष प्रकार की लेयर बन जाती है। इन्हें कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। इनका व्यास मैंने आपको पहले भी बताया था 100 नैनोमीटर होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हेटेरोफैगोसोम और दूसरे होते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स और फैगोलाइसोसोम में डिफरेंस क्या है, देखो ये है फैगोलाइसोसोम, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, फैगोलाइसोसोम। देखो फैगोलाइसोसोम या हेटेरोफैगोसोम या हेटेरोफैजिक वैक्यूल्स जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने यहाँ पे देखा कि जब कोई भी बैक्टीरियम या कोई भी फूड मटेरियल है या कुछ भी कोई भी सब्सटेंस है, जब वो कोशिका के अंदर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा एंटर करता है तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो यहाँ पर फ्यूजन बाद में करता है। लेकिन जब एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा जब कोई भी मटेरियल इसके अंदर एंटर करता है तो उसकी चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, फैगोसोम कहते हैं। देखो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा जो बाहर कोशिका के बाहर कोई भी पदार्थ होता है वो खाद्य धानियों या कोशिका द्रव्य धानियों या फैगोसोम में बनते रहते हैं। इन खाद्य धानियों या फैगोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम के संकलन से सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है।
यानी कि जो प्राइमरी ये जो फेगोसोम बना है, इससे जब प्राइमरी जो आपका लाइसोसोम है अटैच होता है तो वो फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी लाइसोसोम का। अब इसके अंदर इस प्रकार बने फेगोलाइसोसोम या द्वितीयक लाइसोसोम के अंदर फूड मटेरियल होता है, जिसके अंदर फूड मटेरियल होता है। अब इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी जल अपघटन कर देते हैं। पचे हुए पदार्थ लाइसोसोम में विसरण तथा सक्रिय अभिगम द्वारा कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाते हैं, यानी कि इनके अंदर जो मटेरियल होता है वो कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है और खाद्य पदार्थों का पाचन लाइसोसोम के भीतर होता है। तो ये तो हमने बात की हेटेरोफैगोसोम या फैगोलाइसोसोम, जो आपको सेकंड दिखाई दे रहा है। ऑटोफैजिक वैक्यूल्स क्या होती है, स्वतः भक्षी धानियां या ऑटोफैगोसोम कोशिका के स्वयं की कोशिकाओं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्राथमिक लाइसोसोम के संयुक्त होने से बनते हैं। यानी प्राइमरी लाइसोसोम जब किसी भी सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स से अटैच होते हैं तो उसका क्या कर देते हैं, भक्षण कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स कहते हैं या ऑटोफैगोसोम भी इसे नाम दिया जाता है। इस प्रकार इन ऑटोफैगोसोम द्वारा विभिन्न कोशिकाओं का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। यानी प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल से अटैच होगा, अटैच होने के बाद उनका क्या कर देगा, डाइजेशन कर देगा, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑटोफैजिक कंडीशन कहते हैं। यह प्राय विशेष प्रकार की क्रियात्मक अवस्थाओं या रोगजनक अवस्थाओं में होता है। ये कंडीशन कब बनती है, जब कोई भी कंडीशन ऐसी आती है जो कि क्रियात्मक हो या फिर रोगजनक अवस्था के अंदर इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। लीवर सेल्स में अनशन काल में, यानी काफी समय तक भूखे रहने पर हमारे जो लीवर सेल्स है उनमें ऑटोफैगोसोम की अधिकता पाई जाती है। थर्ड है रेजिड्यूल बॉडीज। द्वितीयक लाइसोसोम में भोजन या स्वतः भक्षित अंगों के पूर्ण पाचन नहीं होने पर बचे हुए पदार्थ जो होते हैं वो एंजाइम्स मिलकर रेजिड्यूल बॉडीज के रूप में रह जाते हैं। यानी कि सेकेंडरी लाइसोसोम के द्वारा जिन पदार्थों का भक्षण नहीं किया जाता वो किस रूप में बन जाते हैं, रेजिड्यूल बॉडीज या अवशिष्ट काय के रूप में रह जाती है। यहाँ पे आप इसके डायग्राम को देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है किस प्रकार से ये प्रोसेस हो रही है। कोई सब्सटेंस एंटर करता है, एंटर करने के बाद वो फैगोसोम का रूप ले लेता है और यही फैगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच होकर बनाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम इनके अंदर डाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे आगे जाके रेजिडुअल बॉडीज बन जाती है। जिन चीज़ों का पाचन नहीं होता वो रेजिडुअल बॉडीज के रूप में है। और फिर यहाँ पे जो सेकेंडरी लाइसोसोम है वो ऑटोफैजिक कंडीशन में, यानी कई बार क्या होता है, यहाँ पे देखो ये प्राइमरी लाइसोसोम है और यहाँ पे ये है जो ये कोई कोशिका का कोशिकांग है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, या यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखी है। देखो यहाँ पे ये जो आपको दे रखी है मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये आगे वाला पोर्शन क्या है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। यानी प्राइमरी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर जो है वो ऑटोफैजिक कंडीशन बनाते हैं। इसी प्रकार देखो इस सेकंड के अंदर जो डायग्राम में दे रखा है, सेकंड डायग्राम के अंदर देखो यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, ऑटोफैजिक कंडीशन बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं देखो लाइसोसोम की उत्पत्ति की। जैसा कि हमने अभी इसके अंदर पढ़ा कि लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है, लाइसोसोम की उत्पत्ति देखो, लाइसोसोम का ओरिजिन कैसे होता है। देखो आधुनिक संकल्पनाओं के अनुसार लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम के रूप में गोल्जी इकाई की ट्रांस सतह से मुकुलन द्वारा बनते हैं। यानी सीधी सी बात है कि जो लाइसोसोम की उत्पत्ति है वो गोल्जी बॉडीज की ट्रांस सतह से मुकुलन के द्वारा होती है। प्राथमिक लाइसोसोम में उपस्थित एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का संश्लेषण गोल्जी इकाई के समीप स्थित एंडोकनिका में अंतःपृथ्वी जालिका पर स्थित राइबोसोम पर होता है। यानी कि लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पाए जाते हैं वो गोल्जी इकाई के समीप जो स्थित होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर पाए जाने वाले राइबोसोम के द्वारा होता है। संश्लेषण के पश्चात ये एंजाइम इसी स्थान पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश करते हैं। यहाँ से ये छोटे छोटे वेसिकल्स या कुंडिकाओं के सीधे संपर्क में रहते हैं और गोल्जी इकाई में भेज दिए जाते हैं। गोल्जी इकाई में इन एंजाइमों का इनकी उत्तरोत्तर सिस्टमियों में शोधन या स्वच्छीकरण या अंतिम परिपक्वन होता है। यानी कि जो एंजाइम्स राइबोसोम के द्वारा बनते हैं उनको सबसे पहले गोल्जी इकाई की सिस फेज के द्वारा एंटर करवाया जाता है या फिर एंटर कर देते हैं। जो गोल्जी इकाई की
गोल्जी काय पर पाए जाने वाले राइबोसोम के जरिए सबसे पहले क्या बनेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इन सिस्टर्नी में से यानी गोल्जी काय के सिस्टर्नी में से होते हुए उनका मैच्योरेशन होता है, उनका परिपक्वन होता है। अंत में क्या होता है, गोल्जी काय की ट्रांस सतह इन एंजाइमों की कलाबद्ध आशयों के रूप में मुकुलन द्वारा निर्मुक्त करती है। यानी गोल्जी काय जो है, यानी ये गोल्जी काय जो है इस तरीके की, ये गोल्जी काय है। इन गोल्जी काय की सिस फेज जो है ये है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी एंजाइम्स जाएंगे वो इन गोल्जी काय की सिस्टर्नी में से होकर निकलेंगे और गोल्जी काय की जो ट्रांस फेज है वो यहाँ पे इस तरीके से वैक्यूल के रूप में, इस वैक्यूल के अंदर क्या भरे हुए हैं, लाइसोस डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। तो यानी ये कलाबद्ध आशयों के रूप में, ये कलाबद्ध आशय हैं, इनमें मुकुलन के द्वारा निर्मुक्त करती है। इन एंजाइमों में भरे आशयों को प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। गोल्जी काय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा प्राथमिक लाइसोसोम के निकट संबंधों के कारण इस क्षेत्र को कोशिकांग, इस क्षेत्र में जिसमें यह कोशिकांग उपस्थित होती है, गोल्जी काय एंडोप्लाज्मिक और जो राइबोसोम है GER कहते हैं। GER की फुल फॉर्म क्या है कि गोल्जी काय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो इसके साथ राइबोसोम है, ये तीनों अटैच होकर क्या बनाते हैं, GER क्षेत्र का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि सेल के अंदर देखो, जब सेल का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जब हम मान लो एक कोशिका का डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के, मान लो ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस के पास क्या बनाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दी। यहां पे मैं बना देता हूं देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर ये येलो कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम है। यहाँ पे है ये जो गोल्जी बॉडीज, यानी ये जो है ये है गोल्जी बॉडीज। तो देखो ER और ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स क्या कहलाते हैं, राइबोसोम। अब देखो तीनों जो होते हैं वो न्यूक्लियस के रीजन के बिल्कुल पास पास स्थित है। कैसे, यहाँ पे केंद्रक वाला भाग आ गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला भाग आ गया, ये गोल्जी बॉडी वाला भाग हो गया, जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं, जिस कारण इसे हम कहते हैं GER क्षेत्र, यानी गोल्जी बॉडी जो है, इस कारण हम इसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है जो निकट स्थित होते हैं, इस कारण से GER कहते हैं। अब बात करते हैं आज लाइसोसोम के फंक्शन की। देखो लाइसोसोम का सबसे पहला फंक्शन एक तो होगा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का, और दूसरा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का। यानी गोल्जी बॉडीज की, सॉरी, लाइसोसोम के अंदर दो प्रकार के जो फंक्शन है वो होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर इंट्रा सेलुलर प्रकार का डाइजेशन और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब अंदर की तरफ होने वाला डाइजेशन, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर की तरफ होने वाला। देखो कोशिका के भीतर होने वाली पाचन क्रिया को हम क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। जब किसी भी कोशिका के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर प्रकार का डाइजेशन कहते हैं। और यदि हम बात करें तो देखो यह पाचन लाइसोसोम में उपस्थित हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों की सहायता से होता है। यानी जब किसी भी कोशिका के अंदर डाइजेशन होता है तो वो कहलाता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। और इस डाइजेशन को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइमों की आवश्यकता होती है। और ये एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, लाइसोसोम के अंदर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनीय एंजाइम। सेकंड देखो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो दो प्रकार, यानी जो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक इसमें होता है हेटेरोफैजिक और दूसरा होता है ऑटोफैजिक। हेटेरोफैजिक और ऑटोफैजिक में क्या डिफरेंस है देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है विषम भक्षण। एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्रहण किए गए कोशिका बाह्य पदार्थों का पाचन विषम भक्षण कहलाता है। यानी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा जो भी पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं
उनमें कोशिका का बाह्य पदार्थों का पाचन, यानी कोशिका के बाहर से जो भी फूड मटेरियल कोशिका के अंदर आता है उसके डाइजेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विषम भक्षण कहते हैं। इस एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत कोशिका बाह्य पदार्थ के कण अंतर्वलित जीवद्रव्य कला से घिरकर एंडोसोम बनाते हैं। यानी कि मान लो ये कोई एक क्या है, ये एक कोशिका है, इस कोशिका की ये है आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, और यहाँ पे पाया जाता है केंद्रक वाला भाग। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम उसी डायग्राम को वापस लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो क्या होता है, अब क्या होता है कि ये जो है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड हो जाती है यहाँ पे, यानी यहाँ पे देखो एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत कोशिका बाह्य पदार्थ के कण, कोशिका बाह्य पदार्थ, यहाँ पे कुछ कण पाए जाते हैं, ये है फूड मटेरियल, ये क्या है, ये फूड मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पर जो फूड मटेरियल होता है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ एंटर करता है, और इस फूड मटेरियल के चारों तरफ क्या बन जाती है, एक वैक्यूल बन जाती है। तो देखो एंडोसोम व प्राथमिक लाइसोसोम संयुक्त होकर द्वितीय लाइसोसोम बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, देखो पहले हमने कहा कि जो एंडोसाइटोसिस, यानी एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है जब कोशिका बाहरी पदार्थों को अपने अंदर लेती है, यानी कोशिका के बाहर पाए जाने वाले पदार्थ जो है जब किसी कोशिका के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इमेजिनेटेड होने से अंदर की तरफ आते हैं, तो ये कोशिका बाद में क्या होती है, यहाँ पे ये फूड मटेरियल आ चुका है, ये कोशिका फिर से बंद हो जाती है, बन जाती है, और इसके चारों तरफ क्या बन जाती है, एक वैक्यूल बन जाती है। अब ये जो है ये क्या है, ये है फेगोसोम, क्या है, ये है फेगोसोम है। अब यहाँ पर होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक सॉरी जो आपका गोल्जी बॉडी है, गोल्जी काय की सिस फेज से जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकलेंगे वो किस रूप में निकलेंगे, वो प्राथमिक लाइसोसोम के रूप में निकलेंगे। अब ये दोनों जब अटैच होंगे तो कुछ इस तरह की संरचना बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। देखो अब यहां पे हमने कहा सॉरी सेकेंडरी लाइसोसोम, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का क्या होता है, पाचन। अब इसके अंदर फूड मटेरियल है और ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ये इस फूड मटेरियल का क्या कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे, और पाचित पदार्थ लाइसोसोम में बाहर विस्तृत हो जाते हैं तथा लाइसोसोम के शेष बचे पदार्थ अपनी स्थायी बना लेते हैं। हुआ क्या, यहाँ पर जो भी पाचन होगा, पाचन के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा वो किस में चला जाएगा, इस साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और जो बच जाएगा, जिन चीजों का पाचन नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे, रेजिड्यूल बॉडी कहलाएगी, अवशिष्ट काय कहलाएगी, ठीक है। सेकंड देखो ऑटोफेजिक। ऑटोफेजिक में क्या होगा, ऑटोफेजिक के अंदर ऑटोफेजिक के अंदर क्या होगा, ये लाइसोसोम बन गए, यहां से जो निकलेंगे वो है, ये है प्राइमरी लाइसोसोम। क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम जो होंगे वो क्या करेंगे, इस यहां पे आएंगे इस तरीके से,
यहां पर आने के बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होंगे। क्या करेंगे? इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होंगे। देखो कैसे होता है। कोशिका के स्वयं के कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि के लाइसोसोम द्वारा पाचन को हम कहते हैं स्वतः भक्षण। यानी कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला प्राइमरी लाइसोसोम जब इस गोल्जी बॉडी के साथ अटैच हो जाए, जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाए, जब इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होकर इन्हीं का भक्षण कर देता है, तो वो कहलाता है क्या? स्वतः भक्षण कहलाता है। ठीक है। जैसे अनशन, भूख, आघात या रुग्णावस्था में लाइसोसोम स्वभक्षी धानियों में परिवर्तित होकर कोशिका के कुछ भागों का पाचन करके इसे जीवित रखते हैं। कोशिका की मृत्यु के पश्चात इसके मृत पदार्थ या टूटे फूटे जो कोशिकाओं का पाचन या विघटन भी किसके द्वारा कर दिया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा, भक्षण प्रक्रिया द्वारा कर दिया जाता है। तो हमने पहली विधि पढ़ी जिसमें हम कहते हैं कि एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। एंडोसाइटोसिस भी दो प्रकार का होता है, यानी जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो। यानी कोशिका के अंदर जो कोशिका के बाहर पदार्थ होते हैं उनका कोशिका के भीतर जो पाचन की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर टू टाइप्स का था। एक हेटेरोफेजिक कंडीशन में था और एक था ऑटोफेजिक कंडीशन में। हेटेरोफेजिक कंडीशन में क्या होगा? कोशिका के बाहर जो पदार्थ हैं उनका पाचन होगा तो वो है हेटेरोफेजिक। और ऑटोफेजिक में क्या है? कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जा रहे हैं उनको यदि लाइसोसोम क्या है? नष्ट कर देता है, उनका ही पाचन कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑटोफेजिक या स्वतः भक्षण कहलाता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करते हैं। देखो इसके अंतर्गत लाइसोसोम के जल अपघटनीय एंजाइम, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर के अंतर्गत क्या होता है कि लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कोशिका से बाहर स्रावित कर दिए जाते हैं। कोशिका से बाहर, यानी ये कोशिका है तो कोशिका से बाहर जो है वो उन एंजाइमों को क्या कर दिया जाएगा? स्रावित कर दिया जाएगा। जहां यह पदार्थों का पाचन करते हैं, यह स्त्रवण प्रक्रिया एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया के समान ही होती है। उदाहरणतः अस्थि की ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं लाइसोसोम के एंजाइम स्रावित करती है जो कि कोशिकाओं के बाहर उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करती है। यानी कि हमने ये कोशिका देखी, इसके अंदर क्या होता है? एंडोसाइटोसिस के प्रक्रिया के अंदर कोई जो फूड मटेरियल बाहर था वो फूड मटेरियल जब अंदर आएगा तो इस लाइसोसोम के साथ अटैच होगा, लाइसोसोम इसका क्या कर देंगे? डाइजेशन कर देंगे। और या फिर क्या होगा? प्राइमरी लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी से आपके मुकुलन से बना है वो प्राइमरी लाइसोसोम इन कोशिकाओं को ही डाइजेशन कर देगा, तो वो है ऑटोफेजिक कंडीशन। लेकिन हमने एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स क्या होते हैं? यहाँ पे इस तरीके से बाहर की तरफ मूव करते हैं और कोशिका से बाहर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कोशिका के बाहर आने के बाद जो कोशिका के पास जो मटेरियल होता है, मैट्रिक्स वाला रीजन जो होता है उसको क्या कर देते हैं? उसका पाचन करते हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनको कोशिका के बाहर स्रावित किया जा रहा है और कोशिका के बाहर जो भी पदार्थ होते हैं उनको उनके बाहर जो भी मटेरियल या कोशिका के बाहर जो भी मटेरियल होगा उसका क्या कर दिया जाएगा? पाचन कर दिया जाएगा। थर्ड है लाइसोसोम द्वारा कोशिका बाह्य पदार्थों व मलबे का स्वलयन, यानी लाइसोसोम जो है वो कोशिका के बाह्य पदार्थों और मलबे का क्या कर देते हैं? मलबे का स्वलयन द्वारा निष्कासन। यानी कि देखो बहुत से प्रक्रमों या प्रक्रियाओं, खासकर परिवर्तन की प्रक्रियाओं में संपूर्ण कोशिका व कोशिका बाह्य पदार्थों का लाइसोसोम द्वारा अपघटन किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। यानी कि हमने पहले बात की कि किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। इसके अंदर देखो सबसे पहला है, यानी कोशिका के बाहर स्थित जो पदार्थ होते हैं उनका मलबा जो होता है उनको क्या करना है? उनको रूपांतरित करना है। तो देखो सबसे पहला क्या है? कायांतरण के दौरान अंगों का लयन, यानी कायांतरण का मतलब काया का अंतरण होने के दौरान अंगों का लाइसिस होना। देखो
एम्फीबिया प्राणियों के कायांतरण के समय, यानी एम्फीबियंस जो होते हैं उन प्राणियों में जब मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है यानी कायांतरण की प्रक्रिया होती है, तो ऊतकों का पुनः प्रतिरूपण कुछ ऊतकों के लाइसोसोम एंजाइमों द्वारा जल अपघटन किया जाता है। इसका एक उदाहरण है मेंढक के टैडपोल लार्वा की पूंछ का स्व विघटन, जो लाइसोसोम के कैप्सिन एंजाइम की क्रिया द्वारा होता है। यानी जब किसी भी जीव की काया का अंतरण होता है, यानी जब किसी भी जीव के अंदर मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस पाई जाती है, कायांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है, तो उस समय पूंछ का क्या है, स्व विघटन होता है। मतलब पूंछ जो है वो विघटित हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि लाइसोसोम के जो कैप्सिन एंजाइम है उसके द्वारा। सेकंड है अंगों का प्रतिक्रमण यानी रीग्रेशन ऑफ द ऑर्गन्स। देखो, मादा भ्रूण की वल्फ डक्ट जो होती है, वोल्फियन डक्ट जो होती है, नर भ्रूण की मुलेरियन डक्ट का प्रतिक्रमण लाइसोसोम के एंजाइम की क्रिया द्वारा ही होता है। देखो, जब हम मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम उसमें दो प्रकार के डक्ट देखते हैं, एक होती है वोल्फियन डक्ट और एक होती है मुलेरियन डक्ट। इन दोनों में से एक डक्ट जो होती है उनके नष्ट होने से क्या होता है, मेल और फीमेल की उत्पत्ति होती है। तो देखो, मेल के अंदर पाई जाने वाली मुलेरियन डक्ट और फीमेल के अंदर पाई जाने वाली वोल्फियन डक्ट जो होती है उसका प्रतिक्रमण लाइसोसोम के एंजाइम की क्रिया द्वारा ही होता है। कुछ ऊतकों का उनकी सक्रिय कार्य की अवधि के पश्चात भी प्रतिक्रमण लाइसोसोम के एंजाइम के द्वारा होता है। उदाहरण देखो, बच्चे के जन्म के तुरंत उपरांत फीमेल के गर्भाशय का भार 2 किलोग्राम होता है। यानी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद में फीमेल के गर्भाशय का जो भार होता है वो 2 किलोग्राम होता है, परंतु 9 दिवस में यानी 9 दिनों में ही यह भार घटकर उसके पहले वाले सामान्य भार यानी 50 ग्राम में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी बच्चे का जब जन्म होता है उस समय फीमेल का जो गर्भ वाला पार्ट है वो कितने किलोग्राम का होता है, 2 किलोग्राम का होता है। लेकिन 9 दिनों के पश्चात यह कितने ग्राम में परिवर्तित हो जाता है, 50 ग्राम में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय की अंतःस्तर यानी एंडोमेट्रियम के भाग, कोशिका बाह्य पदार्थ व मलबा लाइसोसोम के लाइटिक एंजाइम्स द्वारा ही अपघटित किया जाता है। यानी कि जो यूटेरस वाला पार्ट होता है, जो गर्भाशय वाला पार्ट होता है, उसके अंदर जो मलबा होता है उसका जो अपघटन है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। थर्ड है त्वचा की केराटिनीकृत बाहरी स्तर व श्लेष्मा स्तर का आश्लेषण। देखो, त्वचा का बाह्य स्तर तथा श्लेष्मा स्तर निरंतर शरीर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। त्वचा का बाह्य स्तर मतलब केराटिन युक्त जो होता है या फिर म्यूकस वाला जो स्तर होता है वो निरंतर शरीर के द्वारा ही प्रतिस्थापित किया जाता है। इन स्तरों की मृत या अपभ्रंशित कोशिकाओं के प्रतिस्थापना के लिए हाइड्रोलाइसिस लाइसोसोम के एंजाइम की क्रिया सहायक होती है। यानी त्वचा का जो बाह्य स्तर होता है या श्लेष्मा का जो स्तर होता है वो निरंतर बनता रहता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि ये लाइसोसोम के द्वारा ही इसका क्या होता है, इस क्रिया में लाइसोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फोर्थ है हार्मोनों का सीक्रेशन। देखो, प्राणियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोनी स्रवण में लाइसोसोम सहायक होते हैं। यानी मनुष्य के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनके सीक्रेशन में भी लाइसोसोम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन, जिनमें थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन व ट्राईआयोडोथायरोनिन एक बड़े प्रोटीन अणु थायरोग्लोबुलिन जो कि थायराइड ऊतकों में संग्रहित रहता है से निर्मुक्त किया जाता है। थायरोग्लोबुलिन से थायराइड हार्मोन का मोचन लाइसोसोम के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की क्रिया द्वारा होता है। कभी कभी शरीर में क्रियात्मक आवश्यकता से अधिक सिक्रेटरी पदार्थ जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके निष्कासन में लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्राइनोफैगी कहा जाता है इस कंडीशन को। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं, यानी लाइसोसोम के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। लास्ट है हमारा प्रतिरक्षा कार्य। देखो, प्रतिरक्षा कार्य के अंदर हम देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र में देखो
परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित कण लाइसोसोम प्रकृति के होते हैं। मोनोसाइट्स के प्रारंभ में लाइसोसोम कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, परंतु ऊतकों में मोनोसाइटों की गुरूप अवस्थाओं में परिवर्तन के समय इनमें लाइसोसोम की बहुतायत हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा लाइसोसोम जो होते हैं वो उनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के लाइसोसोम होते हैं, और यहाँ पे जो लाइसोसोम है उनके कार्य की बात की हमने कि एक्स्ट्रा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर प्रकार का डाइजेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। ये था हमारा लाइसोसोम का टॉपिक जो आज फिनिश हो चुका है, और इसके आगे थोड़ा बहुत जो पार्ट बचा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।